सुबह घर की सब खिड़कियां खोल देना रमा को बहुत अच्छा लगता था। खुली हवा और ताजगी से वह अपने मन के खालीपन को भरने की कोशिश करती, लेकिन सास को यह कहाँ पसंद आता। शक संदेह के चश्मे से बहू को देखने की उनकी आदत थी। बिना सोचे समझे वे कुछ भी कह डालती। किस यार को देखती है जो सुबह सुबह खिड़कियां खोलकर खड़ी हो जाती है। कहते हैं तीर तलवार शायद इतनी गहरी चोट न दे सके जितने शब्द घायल कर जाते हैं। यहाँ तो रोज का किस्सा था। औरत जो थी जिसकी नियति सबकी सुनने की होती है, इसलिए रमा उनके कटु शब्दों को भुला देती। सच ही तो है, जब विकल्प न रहे तो सीमा पार जाकर भी समझौते करने पड़ते हैं। इस समझदारी ने ही उसे ऐसा तटस्थ बना दिया था जिसे सब पत्थर कह देते थे। कुछ असर नहीं, जो चाहे कहो, लेकिन यह किसे पता था कि उसका अंतर्मन आहत होकर कब टूटकर बिखर गया। यह तो उसे खुद भी पता नहीं था। उसके मायके को लेकर ससुराल में खूब बातें बनती। रोज-रोज के ताने रमा को अब परेशान नहीं करते। आदत जो बन गई थी, सुनना और पत्थर की मूरत बनी रहना जिसकी न जुबान थी न कान। इस मूर्ति में भी दिल धड़कता था। यह एहसास शायद अब किसी को नहीं था। सास के ताने उसके दिल को छलनी करती, लेकिन फिर भी वह उसी मुस्कुराहट से जीती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितनी अजीब बात है, बहू मुस्कुराए तो बेहया कहलाती है, बोले या प्रतिकार करे तो संस्कारहीन। ससुराल में उसकी एक देवरानी भी थी, सीमा। बड़े घर की बेटी थी जिसके आगे सासू माँ की जवान भी तलुए में चिपकी रहती। जब सीमा अपने मायके जाती तो रमा को भी अपने घर की बहुत याद आती, पर जाए तो कैसे, किसके घर जाए वह। रिश्ते इतने खोखले हो चुके थे कि अब कोई एक फ़ोन करके उसका हाल-चाल पूछने वाला भी नहीं था। आज जब सीमा अपने मायके से वापस आई तो उसका मन भी तड़पने लगा। सासू माँ उसके लाए उपहारों, कपड़ों, गहनों को देखकर फूले नहीं समा रही थी। रह-रह कर रमा को कोसना जारी था। सीमा रमा को अपने कमरे में ले आई, उसे अपने पीहर के मज़ेदार किस्से बताने लगी। रमा जैसे अतीत में खोने लगी। अपनी भाभी के कड़वे शब्द उसे फिर याद आने लगे। महारानी जब चाहे मुँह उठाकर चली आती है, जैसे बाप ने करोड़ों की दौलत छोड़ रखी है। सीमा जा चुकी थी, दोपहर का समय था, इसलिए उदास मन के साथ रमा बिस्तर पर सुस्ताने लेट गई। अतीत की यादें, कटु स्मृतियाँ चलचित्र की तरह चलने लगी। पापा दुनिया से विदा हुए तो पीहर का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पापा ने ही दोनों भाई-बहनों को सँभाला था। यह सच था कि उन्होंने कभी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी थी। रमा ने छोटी भाई को ऐसा ही ममता भरा प्यार दिया जैसा बच्चा अपनी माँ से उम्मीद करता है। उम्र में वह 2 साल बड़ी भी तो थी, लेकिन बचपन से ही उसे बड़ा भी तो बना दिया था। मासूमियत छिन गई, लेकिन भाई विनोद भी उस पर जान छिड़कता था। समय पंख लगाकर ऐसे उड़ा कि पता ही नहीं चला कि गुड्डू-गिड़ियों से खेलते हुए कब बड़े हो गए। पापा जल्दी से अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। अमित का रिश्ता आया, टीचर, सुंदर सौम्य स्वभाव, प्रतिष्ठित परिवार। बस पापा को और क्या चाहिए था, झट से रिश्ता पक्का कर दिया। रमा खुदगर्ज नहीं थी। उसे अपनी शादी के अरमान सुखी तो दे रहे थे, लेकिन पापा और भाई का ख़्याल उसे बेचैन करने लगा। वह विदा हुई तो फिर कौन सँभालेगा घर को? नारी के बिना घर, घर नहीं हो सकता। भाई के प्रति असीम प्रेम और पिता के स्नेह को समझ रमा ने जिद पकड़ ली। मैं शादी करूँगी तो एक ही शर्त पर, भाई की शादी भी उसके साथ हो। किसे पता था कि यह प्रेम ही आगे समस्या बन जाएगा, सरल जीवन को कठिन कर देगा। रिश्तों में दूरी बढ़ती जाएगी। सबको झुकना पड़ा और 10 दिन के अंतराल पर दोनों की शादी संपन्न हो गई। रमा ससुराल के लिए विदा हुई तो पीहर में उसकी भाभी आ गई। बहुत खुश थी रमा। कुदरत ने बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा सुख दिया था जिससे उसकी अधूरी ज़िंदगी पूर्णता की ओर कदम बढ़ाने लगी थी। लेकिन ज़िंदगी इतनी सरल कहाँ होती है। मन का सोचा पूरा हो जाए तो क्या कहना। नई ज़िंदगी में रमा के सपने यथार्थ की कठोर धारा पर शीघ्र ही दम तोड़ने लगे। अमित बहुत अच्छे समझदार पति थे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी कि वे खुले रूम में अपनी पत्नी का साथ देने की स्थिति में नहीं थे। बीएड करके भी अभी बेरोजगार थे। दोनों ही सास-ससुर पर निर्भर थे, इसलिए मजबूरियों से समझौता समझदारी था। पापा को शायद यह उम्मीद न रही होगी, इसलिए रमा की शादी के बाद बेचैन रहने लगे। दूसरी तरफ विनोद भी अपनी पत्नी और पिता के बीच संतुलन बैठाने में पिस रहा था। पापा को दुःख न पहुँचे इसलिए रमा ने मुँह सिल लिया था, लेकिन पापा पापा थे कि उसकी आँखों को पड़ जाते। जितना वह छिपाने की कोशिश करती, पापा अनकही बातें को झट से पकड़ जाते। संतान के प्रति प्रेम ऐसा होता है जो बच्चे की हर बात को बिना कहे समझ जाता है। ज़िंदगी इसी का नाम है। अक्सर हम अपने घरों में वही व्यवस्था लागू करने की जिद करने लगते हैं जो बेटियां अपने ससुराल में जीती हैं। नतीजा घर में लोग टूटने बिखरने लगते हैं। सच तो यह था कि रमा को कहीं चैन नहीं मिला था। ससुराल में व्यंग
के तानों के बीच पिस रही थी तो मायके में अपने भाई और पिता के ख़्याल से उसकी भाभी को जो समझदारी दिखानी चाहिए थी, उसके विपरीत आचरण किया। रमा न तो माँ बन सकी, न ही अमित के दिल में स्थान पा सकी। जीवन उसे आहत करता चला गया। घड़ी ने टन-टन अलार्म बजाया। रमा जैसे चौंक पड़ी। उसे अपने ज़िंदा होने का एहसास हुआ। चेहरे पर पसीने की बूँदें झलक रही थी। वो उठी, एक गिलास पानी पिया और खाली कमरे में फिर अपने खालीपन से खेलने लगी। पुरानी यादें फिर से ना चाहते हुए भी उसके आगे नाचने लगी। जब पिता का देहांत हुआ तो 15 दिन भी उसने मायके में कैसे निकाले थे, वह कटु अनुभव उसे याद आने लगा। भाई बेचारा कितनी कोशिश करता रहा कि दीदी को कुछ महसूस न हो, लेकिन रमा कोई बच्ची नहीं थी। वह समझ गई कि पापा के बाद उसका रिश्ता भी इस घर से टूट गया है। फिर एक दिन वह अनुभव भी हो गया जिसने रमा के सारे भ्रम तोड़ दिए। भाई की जिद पर वह मायके चली गई। भाई के साथ बहन को देख भाभी का मुंह फूल गया। रात को रमा ने उनके कमरे से आती तेज आवाज़ों को सुन लिया। भाई अपनी पत्नी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से खींच उठा था। उसकी बीवी ने साफ-साफ शब्दों में कह दिया, "अगर यह बेहया मुझे दोबारा यहाँ दिखी तो समझ लेना उसी क्षण फांसी के फंदे पर से झूल जाऊँगी। मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हो? मुझे पता है यह मायके में क्यों मंडराती है। पूरी संपत्ति हड़पने के बाद तुम्हें सड़क पर न ला दे तो कहना। इसके बाद शायद हाथापाई भी हुई होगी। भाई यह बात कैसे सहन कर पाता। नफ़रत से रमा तड़प उठी। छी! क्या ऐसी नीच सोच भी हो सकती है किसी की। पूरी रात रमा ने जाग कर निकाल दी। वह घर जिसमें वह पढ़ी लिखी थी अचानक जहर की तरह चुभने लगा। सुबह होते ही वह बिना कुछ कहे वापस अपनी ससुराल आ गई। उसे इंतजार था कि भाई आएगा माफ़ी मांगने, लेकिन वह नहीं आया। अब रमा को अपना फैसला सही लगने लगा। भाई भाभी की ज़िंदगी में वह दीवार नहीं बनना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया, अब कभी नहीं। खून के रिश्ते पानी हो गए। राखी का त्योहार आया, भाई दूज भी, लेकिन मायके से कोई बुलावा न आया। कहना आसान होता है, लेकिन भाई की सूरत देखने को रमा भी तड़पती। अब उसने अपना मुँह सिल लिया, किसी से कोई शिकायत नहीं। 1 साल बीत गया, अमित को नौकरी मिल गई। अब रमा की हालत भी पहले से बेहतर होने लगी। अमित उसे नॉर्मल करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन बुझे मन में अब उमंग, उम्मीदें फिर से जगाना मुश्किल लगने लगा था। आज उसका जन्मदिन था, लेकिन यहाँ किसे कद्र थी उसकी। सुबह के 7 बजे थे, अमित अभी भी सो रहे थे। सासू माँ व्यस्त थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रमा ने खिड़की से बाहर देखा। अचानक उसका रोम-रोम खिल उठा। अपनों का प्यार सैलाब बनकर फूट कर बाहर निकलने लगा। दरवाजे पर भाई और भाभी खड़े थे। रमा चहकते हुए दौड़ी। हैप्पी बर्थडे दीदी। भाई ने पैर छूते हुए रमा को शुभकामनाएं दी। भाभी भी उसके पैर छू रही थी। स्नेहिल क्षणों में कटुता क्षण भर में छूमंतर हो गई। सास और सीमा आश्चर्यचकित थे। भाई विनोद आज उन सब के लिए उपहार लाया था। रमा किचन की तरफ दौड़ी। ससुराल में बहू का सबसे बड़ा मेहमान भाई होता है। भाभी भी उसका हाथ बटाने रसोई में आ गई। दोनों खिलखिलाकर ऐसे बातें करने लगी जैसे पहली बार मिली हो। अमित भी उठ गए। नाश्ते की तैयारी होने लगी। मौका देख अमित ने रमा को बाहों में कसकर चूम लिया। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? रमा कुछ पूछती उससे पहले विनोद आ गया। बोली, दीदी यह लो आपका सबसे कीमती गिफ्ट। मुझे जीजू ने ही सजेस्ट किया। रमा पैकेट खोलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक बड़ी सी फ्रेम की हुई पापा की तस्वीर जिसमें उसकी मुस्कुराहट रमा को नया जीवन देती महसूस हो रही थी। फोटो के अलावा गुड्डे गुड़ियाँ भी थे जिससे रमा और विनोद बचपन में खेला करते थे। उपहार तो और भी बहुत लाया था विनोद, लेकिन यह चीज़ उसका दिल छू गई। आज पूरा दिन रमा के नाम था। अमित ने शाम को एक आलीशान होटल में डिनर रखा था। रात में जब रमा अमित के पास आई तो देखा सामने की दीवार पर पापा की फोटो टंगी है। अमित कह रहा था, रमा ससुराल में मायके की यादें न हो तो जीवन अधूरा रह जाता है। अब अपने बेडरूम में आधी चीज़ें मेरी और आधी चीज़ें तुम्हारे मायके की यादगार वाली होगी। ओह अमित, तुम इतना चाहते हो मुझे। रमा भावविभोर हो अमित से लिपट गई। रमा चाहने का मतलब ही यही है कि हम बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की कमी को पूरा करें। तुम अंदर ही अंदर घुल रही थी, लेकिन मैं तुम्हें जीते जी मरता नहीं देख सकता था। बत्ती बुझ गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब